ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है परिचर्चा, अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य साधना। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ प्राध्यापक, समालोचक, संपादक और हिंदीविद डॉक्टर पीसी टंडन और वरिष्ठ लेखक, कवि और संपादक श्री आशीष कंधवे। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। बड़ी चर्चित बात है जिसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा स्वयं किया जाता रहा है। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि अब आप कविताएं क्यों नहीं लिखते। यह बात 90 की बाद की है, शायद जब वे एक परिपक्व राजनेता बन चुके थे। उन्होंने जवाब दिया कि कविता करने के लिए कवि हृदय का होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय के साथ मैं राजनीति में ज़्यादा आगे बढ़ता गया, मेरा हृदय भी अब कवि हृदय कम होता जा रहा है। मुझे स्वयं इस बात का दुख है। सवाल के जवाब में उनकी छटपटाहट साफ झलक रही थी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसे बिना झूठ बोले स्वीकार किया। यही एक ईमानदार कवि हृदय कर सकता था। उन्होंने लिखा है, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोरे, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। और वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल समाज में अपितु राजनीति में भी दिया जलाने की कोशिश की। अटल जी एक जगह और लिखते हैं, उनकी पहचान कविता बहुत प्रमुख है कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। उनके हृदय में ये मन से क्यों नहीं मानने वाली बात हमेशा रही। और इसी को लेकर सबसे पहला सवाल आशीष जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। कविता की एक साधना होती है, क्या आप वाजपेयी जी को साधक कवि के रूप में देखते हैं? दरअसल अटल जी की कविताएं उनके जीवन की कविताएं हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ाव की कविताएं हैं, उनके जीवन के यथार्थ और संघर्ष की कविताएं हैं। यथार्थ में अटल जी ने किसी व्यक्ति को कैसे देखा, किसी समाज को कैसे देखा, अपने राष्ट्र को कैसे देखा, राष्ट्र हित में होने वाले विचारों को कैसे प्रतिपादित किया, तो इतने सारे विचार जब किसी एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते हों और वो व्यक्ति चिंतक और साधक न हो, ये संभव नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अटल जी जितने बड़े राजनेता थे उससे कहीं बड़े कवि थे। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी अभी कहा कि उनकी काव्य चेतना घटती गई। काव्य चेतना घटी नहीं, उन्होंने साधना देश के निर्माण की ओर लगा दिया। पहले शब्दों से साध रहे थे, फिर उन्होंने अपने कर्मों से साधा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं उनकी प्रमुख कविताओं की बात करूं तो आओ फिर से दिया जलाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, न चुप हूँ न गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, कौरव कौन कौन पांडव, पहचान, गीत नहीं गाता हूँ। देखिए, एक जगह लिखते हैं गीत नहीं गाता हूँ और एक जगह लिखते हैं गीत नहीं गाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो टंडन जी, अटल जी ने अपनी कविताओं में न केवल समाज के हर पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है, अपितु हम एक कहें कि समाज के नीचे, भले ही वो बड़े राजनेता रहे हैं, लेकिन समाज के नीचे से नीचे तबके को एक वाणी देने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी कविताओं में राजनीति का स्वर दिखाई देता है। आपके हिसाब से उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर क्या है? दरअसल अटल जी को जब हम उनके समग्र प्रदेय के साथ जोड़कर देखते हैं, उस समग्र प्रदेय में उनका कवि रूप तो है ही, उनका एक चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, एक राजनीतिज्ञ का रूप, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो जीवन शैली है, को समग्रता के साथ देखें तो मुझे लगता है कि एक कवि हृदय राजनीतिज्ञ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। और कवि हृदय राजनीतिज्ञ जब कोई होता है तो वो सबकी संवेदना को समभाव से अनुभव करता है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने वर्ग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, क्षेत्र भेद, इन सबसे अलग एक धारा बहाने की कोशिश की है। उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं, अभी जिस कविता का उल्लेख आप कर रहे थे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसें, यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल। एक जो मूल्य बोध है उनकी कविताओं में, वो मूल्य बोध, उसका जो वैविध्य है, जो ये सिखाता है, उनकी कविताओं से हमें ये पता लगता है कि कविता वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, मानव को मानवता सिखाने का काम करे। और वो ये भी कहते हैं कि कविता वह भी है जो संस्कृति का निर्माण करे और उसका विकास करे, उसको गति दे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने सात्विक जीवन की शैली को कविता से जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की। जो स्वातंत्र चेतना का, राष्ट्रबोध का जो एक मुखर स्वर है, वो उनकी कविता में हमें सर्वत्र मिलता है। लेकिन उन्होंने राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखने की बात की है, जो एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और यह भी कहा कि इस पूरे पारिवारिक राष्ट्रीय स्वरूप को हम सात्विकता के साथ जोड़कर अगर चलेंगे तो राष्ट्र का उन्नयन होगा। और इसीलिए उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात की थी। और आपको याद होगा कि राजनीतिक जो परिदृश्य है, 13-14 पार्टियों को एक साथ लेकर सत्ता और सरकार चलाना, ये कोई सरल काम नहीं था। लेकिन उन्होंने सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, उन सबको साथ लेकर चलते हुए, तमाम तरह के वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को अपनी कविता से जोड़ते हुए हमारे सामने बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मनुष्यता की बात करते हैं हम। मानव ही दूसरे मानव के प्रति हृदय में कटुता रखते हैं, कलुषता रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, घृणा रखते हैं। ऐसे में वाजपेयी जी खुद कहते हैं कि अपने अंदर का सारा स्नेह उड़ेल दो, मनुष्य के हृदय के जो तार नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें मिलाकर झंकृत कर दो, और स्नेह का दीपक, प्रेम का प्रकाश फैलाकर पूरी दुनिया में किरणें बिखेर दो। तो जो उन्होंने कोशिश की थी स्नेह का दीपक जलाने की और उसे पूरी दुनिया में बिखेरने की, और यदि हम इन पंक्तियों को ध्यान से देखें तो वे एक चिंतक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो आशीष जी, एक चिंतक के रूप में आप वाजपेयी जी को कैसे देखते हैं? वाजपेयी जी के चिंतन को अगर हम समग्रता में देखें तो उनकी एक कविता मैं यहाँ पे पहले पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा कि सपना जन्मा और मर गया। बिल्कुल। सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झड़ गया, तिनके बिखरे हुए बटोरूं या नव सृष्टि सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं। वाह। ये राह कौन सी जाऊं मैं चिंतन की प्रक्रिया का वो आधार है जिस पे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं को सिद्ध कर दिया। द्वंद्व,
अंतर्द्वंद के बीच के अंतर को, दृष्टि और दृष्टिकोण के बीच के अंतर को, राष्ट्र और राष्ट्रीय स्वाभिमान के अंतर को और अपनी अंतर चेतना और अपनी वेदना को अगर प्रमुखता से किसी कवि ने आधुनिक काल में, आधुनिक कवियों में किसी ने स्वर दिया है तो निश्चित रूप से वो अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल जी, देखिए, अटल जी का चिंतन सिर्फ राष्ट्र हित के लिए नहीं है, समाज हित के लिए भी है, उस व्यक्ति के लिए भी है चिंतन जो बहुत बड़े पदों पे बैठा हो तो क्या उसके अपराध को माफ कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। अटल जी अपनी एक कविता में कहते हैं, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर बैठा है? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उसकी कालिमा को नहीं ढक सकती। यह कौन कर सकता है? यह कौन लिख सकता है जिसके भीतर का चिंतक सिर्फ चिंतक न हो बल्कि ईमानदार चिंतक हो? बिल्कुल। तो मैं अटल जी को उनके ईमानदार चिंतक के आशीष रूप जी, में इसमें मैं एक थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को है जी। और 25 दिसंबर को 3 महान विभूतियों का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद हैं, मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है जी। और धर्मवीर भारती जी का जन्मदिन है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि अटल जी में धर्मवीर भारती जैसा तेज, यदि हम सूरज का 7वां घोड़ा देखें और अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को देखें, या मालवीय जी की जो सामाजिक प्रेरणा थी वह भी वाजपेयी जी में दिखाई देता है। इसको भी लेकर थोड़ा उनके आप चिंतन के बारे में बताएं। देखिए, अटल जी, मालवीय जी और धर्मवीर भारती, जी, जी। तीनों अपने अपने क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सिर्फ सशक्त ही नहीं है बल्कि सिरमौर हैं। धर्मवीर भारती की काव्य दृष्टि अनेक लोगों के लिए काव्य दृष्टि बनी है। धर्मवीर भारती ने कविताएं सिर्फ देश के लिए नहीं लिखी, कवियों के लिए भी लिखी है। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से प्रेरित होकर अनेक कवि बने, जिसके भीतर राष्ट्र का बोध जगा, अपने अध्यात्म और धर्म के प्रति बोध जगा और भारतीय विचारों को प्रबलता के साथ भारतीय अंतर्मन में स्थापित करने के लिए जो चेतना चाहिए थी, जो प्रवाह चाहिए था, जो विचारों का घनीभूत आकर्षण चाहिए था, वो सब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं के माध्यम से दिया। आपने जिन 2 व्यक्तित्वों का नाम लिया, वो दोनों बड़े शिक्षाविद हैं, दोनों बड़े संपादक हैं, दोनों बड़े कुशल व्यक्ति हैं और उनको समाज के निर्माण की उस प्रक्रिया के बारे में पता है जहां से समस्याओं का निराकरण शुरू होता है। अटल जी का जीवन पर्यंत आप देखिए, उनका जो चिंतन है वो विवादों से अलग रहा। बिल्कुल। पक्ष और विपक्ष दोनों को उतने ही स्वीकार्य थे। तो ये जो स्वीकार्यता का भाव आता है, ये समावेशी सोच से आता है, समरसता की भावना को समाज में दर्शाने से आता है। अटल जी ने राजनीति पे कई कुठाराघात किए, उनकी कई ऐसी कविताएं हैं। कहीं ना कहीं धर्मवीर भारती ने भी ये सुचिता का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कार्य है, वो कवि का मन ऐसा होता है जो परिष्कृत करता है। समाज का परिष्कार करना ही कवि का धर्म है। तो उस परिष्कार की प्रक्रिया में चाहे धर्मवीर भारती आ जाए या अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर समाज को शिक्षा के माध्यम से बलिष्ठ संबल प्रदान करने की अगर कोई योजना लेके चलता है तो मदन मोहन मालवीय हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रभावित रहे हैं और उनके जो, यदि हम देखें ध्यान से, तो एकात्म मानववाद से भी प्रभावित रहे हुए हैं। टंडन जी, जो उनका राजनीतिक दर्शन था वो एकात्म मानववाद से प्रेरित है। क्या उनकी कविताओं में यह दर्शन दिखाई देता है? मुझे उनकी समग्र कविताओं को देखकर बालकृष्ण शर्मा नवीन की याद आती है। जी जी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल। सब उथल पुथल हो जाए, एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। अटल जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से एक जागरण गीत तो गाया है। जो सोई हुई राजनीति है, जो सोया हुआ समाज है, उसको डूज एंड डोंट्स की शिक्षा, क्या करें क्या ना करें, ग्राह्य क्या है त्याज्य क्या है, उसको पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और हमारी भारतीय संस्कृति के दार्शनिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर, तो वो जो एकात्मवाद जिसकी बात आप कर रहे हैं, जी जी, उन सब के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जैसे एक हाशिए पर पड़े हुए उपेक्षित समाज को आत्मबल देने की बात की है। उसके साथ साथ उन्होंने आत्मविश्वास और स्वाभिमान की बात की है। उसके साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भरता, संतोष, धैर्य आदि मूल्यों की बात की है। उन्होंने सहृदयता और संकल्पबद्धता की बात की है। तो मुझे लगता है कि जिन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हम उनकी कविताओं को देखते हैं, उनको देखकर ये तो लगता है कि उन्होंने
मानवीय धर्म और मानवीय आत्मा के एकात्म स्वरूप पर बल तो दिया है। वो जो आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद है वो यहाँ पर दिखाई देता है। बिल्कुल। उससे वो प्रेरित दिखाई देते हैं। और इन सब के साथ साथ जो राष्ट्रीय भावधारा है उसको भी पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति से जोड़ने का काम भी उन्होंने किया। मुझे याद है वो कहते हैं कि अपने देश के युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कि यदि राम चले गए, कृष्ण चले गए तो भी भय का और डरने का कोई कारण नहीं है। अभी राम कृष्ण यदि गए, विवेकानंद शेष है। तो आस्था, आशा, विश्वास, ये इसका संचरण वो करना चाहते हैं। अभी मूर्त की पूर्त शेष है, प्रण अशेष है। आओ युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरें हम। तो ये जो संचरण है ये वास्तव में एक विराट उद्देश्य के साथ हमारे सामने कविता के माध्यम से आता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वे हमेशा मानते थे कि पत्थर जो चोट से टूट जाए वह कंकर हो गया, पत्थर जो चोट सह जाए वह शंकर हो गया। तो वह सहने की बात करते थे। और जो आपने कहा था टंडन जी कि वो एक साथ 14-15 लोग के चले, तो वह सहकर सबको ले जाने की बात करते थे। अटल जी राष्ट्रीय भावबोध के कवि माने जाते हैं, स्वाभिमान के कवि माने जाते हैं। वे खुद लिखते हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिरे रहे बादल, सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिरे रहे बादल, रुई से धुंधलके में मिल के पत्थर पड़े घायल, ठिठके पाँव ओझल गाँव, जड़ता है न गतिमयता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख नहीं पाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। और यह उनकी कविता का मूल स्वर है। तो टंडन जी, यदि उन्हें हम यह कहें कि वे स्वाभिमान के कवि हैं तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल उनकी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जिसमें उत्साह का संचरण वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने समस्त पाठक वर्ग के लिए, समस्त देशवासियों के लिए भी करना चाहते हैं। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। बिल्कुल। ये जो चेतना है ये उनकी कविताओं में यत्र तत्र दिखाई देती है। उन्होंने घोर निराशा का समय भी देश में देखा। उस निराशा से भारतीयों को, समस्त नागरिकों को निकालने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया, एक संकल्प भी उन्होंने लिया। वो जो मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठे हैं विचारें ये समस्याएं सभी। अटल जी उस पूरे गौरवशाली भारतीय अतीत का स्मरण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों से, उनके बलिदान से जोड़ते हुए तमाम ऐसी कविताएं लिखते हैं। जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को छान लिया था। ये वो बताना चाहते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास था वो स्वाभिमान का इतिहास था, वो राष्ट्रीय भावबोध का इतिहास था। इसलिए उनकी कविता में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, स्वातंत्र चेतना सर्वोपरि है और विजयोल्लास भी सर्वोपरि है। वो विजय के उल्लास को हमारे सामने परोसते चलते हैं। बिल्कुल। वो ये कहते हैं निराशा से डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, उसका सामना करना है। इसीलिए वो जो बात हम कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो अपनी कविता के माध्यम से इस तरह के तमाम संकटों से जूझते भारतीय समाज को निकालने की बात करते हैं। उन्होंने भारतीय सामर्थ्य, भारतीय शक्ति की एक व्याख्या अद्भुत ढंग से की। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है। बिल्कुल। घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। ये जो गौरव गान है, ये जो विजय की एक उत्कट इच्छा शक्ति है, संकल्प है, वो अद्भुत है। यही राष्ट्रीय भावबोध भी है उनकी उनका। कविता में है। और उनका स्वाभिमान भी इसी में दिखाई हाँ, देता है। बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि उस समय आपातकाल की जो निराशा को उन्होंने देखा था, और न केवल उन्होंने समाज में देखा था, व्यक्तिगत जीवन में भी फैली हुई निराशा को वे देखा था उन्होंने।
और उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, पैरों में पड़ी बेड़ियों और पुराना जो कुछ छूट रहा था उसे पकड़ पाने की टीस व बेचैनी उनकी कविताओं में हर जगह दिखाई देती है। लेकिन वे कभी हार नहीं मानते, वे हमेशा सकारात्मक होते हैं और इसीलिए वे लिखते हैं कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पहले गीत नहीं गाता हूँ कहते हैं, फिर कहते हैं गीत नया गाता हूँ। आशीष जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को किस रंग का कवि मानते हैं? और कई बार उनकी कविताओं में हम देखें तो वक्रोक्ति आ जाती है। मेरे मन की बात आपने कह दी। असल में अटल बिहारी वाजपेयी वक्रोक्ति के ही कवि है, और एक सिद्ध कवि, सफल कवि तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी कविताओं में वक्रोक्ति ना हो। कथन में प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्य वक्रोक्ति करती है। ये वक्रोक्ति ही तो है जो कविताओं को आप तक पहुंचा देती है और आपके हृदय में हमेशा के लिए स्थापित कर देती है जी। तो अटल जी वक्रोक्ति के माहिर कवि हैं, और साहित्य में वक्रोक्ति की उपस्थिति अटल जी के पहले बहुत लोगों ने की है, और बहुत बड़े बड़े कवियों का नाम इस श्रेणी में लिया जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि यह वक्रता शब्द लोक में जब आती है तो कबीर बन जाती है। बिल्कुल। वाह। कबीर वक्रोक्ति के शिरमौर हैं। वो कहते क्या हैं, उनका कोई भी आप एक दोहा उठा के देखिए, उसमें वक्रोक्ति आपको नजर आएगी। ऐसे ही वाणी की चारुता को प्रभावपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी अपने वक्रोक्ति से करते हैं। और मैं फिर से वो कविताएं दोहराऊंगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि बेनकाब चेहरा है, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और उस दूसरी एक कविता में फिर कहते हैं कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा सर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये मीत नहीं पाना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि ये मीत नहीं पाना, इस पे चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे, क्योंकि अगर आपने इस पे चर्चा की तो विषय कहीं और चला जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अटल जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि कपड़ों की दूधिया सफ़ेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छुपा सकती, वैसे ही बिना वक्र हुए कोई कभी लोग तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकता। अन्यथा अनाचार अराजकता के विरुद्ध लड़े जाने वाले विचार युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी अपने काल के एक सशक्त रचनाकार के रूप में नहीं उभरते। बिल्कुल, ठीक बात। टंडन जी, आपसे अंतिम सवाल मैं लेना चाहूँगा। आपको लगता है कि अटल जी की कविताएं नाउम्मीदी में रोशनी की किरण बिखेरने वाली कविताएं हैं? आलोक जी, जो एक स्वतंत्र भारत के सामने जब जब चुनौतियां आईं और अनेक बलिदानों को याद करते और याद करवाते हुए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक तरह से अपनी कविताओं से ललकारा है। ऐसी अनेक कविताओं को उद्धृत किया जा सकता है, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में जब दुनिया हमारे विरुद्ध खड़ी हुई दिखाई देती है तो अटल जी अपनी कविता के माध्यम से विदेशी तमाम उन शक्तियों को ललकारते हैं, एक संचार करते हैं आशा का, उम्मीद का। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। अब ये जो संकल्प है कविता के माध्यम से, जो एक भारतीय नागरिकों के और पाठकों के मन में एक ओजस्विता का, एक उमंग का, एक उत्साह का, एक आशा का संचार वो अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं, वो वास्तव में उनके इस राष्ट्रभाषा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र ध्वज के प्रति श्रद्धा, ये तमाम चीज़ें, वो जो कारगिल का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, उसमें उनकी भूमिका को हम देख सकते हैं, या और तमाम इस तरह के संदर्भ हैं, चाहे परमाणु विस्फोट का जो संकल्प है, उन सब को देखें तो मुझे लगता है कि अटल जी का व्यक्तित्व न भूतो न भविष्यति वाला। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, अंतिम सवाल आपसे, अंतिम चूंकि हमारा शीर्षक था काव्य साधना, आप वाजपेयी जी को कैसे साधक मानते हैं?
साधक मानते क्यों हैं? मानने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। वो हैं, वो सिद्ध साधक है। राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए जीवन पर्यंत जिसने कार्य किया हो, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंत्योदय की बात हुई थी। आपने एक और शब्द का प्रयोग किया था, दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसी योजनाएं, और इस पे जो चर्चा शुरू हुई उसकी साधना को लेकर आगे आने वाला इस समाज में कौन है? राजनीतिक पटल पे कौन लाता है? अटल बिहारी वाजपेयी लाते हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी विरागी नहीं हैं जी, अटल बिहारी वाजपेयी रागी कवि हैं। ठीक बात। अटल बिहारी वाजपेयी उन सभी रागों को जानते हैं, उन सभी रंगों को जानते हैं जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है, और उनका कोई अपना निजी हित नहीं है, कोई उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो जो भी कार्य करते हैं अपनी भाषा के लिए करते हैं, अपनी संस्कृति के लिए करते हैं, अपनी राष्ट्रीय चेतना के लिए करते हैं और इस राष्ट्र के लिए करते हैं। बिल्कुल। जिसको इन चार तरह का राग लगा हो वो विरागी तो हो ही नहीं सकता, वो रागी साधक है। अटल बिहारी वाजपेयी के आने वाले जन्मदिन पे उनको और अमर गाथाएं उनके बारे में लिखी पढ़ी जाएंगी, और उनके साधक होने जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है इस पे एक बहुत बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने राजनीति की भी सर एक बहुत बड़ी साधना की है। राजनीतिक पृष्ठभूमि पे भी वो एक बहुत बड़े साधक हैं। जीवन पर्यंत आप देखिए कि उनका जो चरित्र है वो निष्कलंक रहा है। जब वो 1977 में राष्ट्रसंघ जाते हैं तो अपनी वाणी के हुंकार से पूरे विश्व को हिंदी के प्रति चैतन्य कर देते हैं। तो वो भाषा के साधक हैं, वो चेतना के साधक हैं, राष्ट्रीयता के साधक हैं, राष्ट्रवाद के साधक हैं, और जितनी भी चेतनाएं होती हैं हमारी सृष्टि में जो उस राष्ट्र के कार्य आती हूँ उन सब के वो साधक हैं। ऐसे महान विभूति बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीयता भारतीयता के साथ साथ जीवन मूल्यों के साधक हैं, और उससे भी बड़े बात कहें हम कि वो जीवन के साधक हैं। तभी वे लिखते हैं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और वाजपेयी जी ने जो हिंदी की कविताओं में दिया जलाने की बात है, आने वाले कवियों को उनसे यह सीखने की ज़रूरत है कि कैसे एक बड़ा राजनेता सच्चाई बताता है कि जब से मैं नेता बना हूँ वैसी साधना नहीं कर पा रहा हूँ। जब वो नेता बने तो देश के साथ भी उन्होंने वैसी ही साधना की जैसे अपनी कविता के साथ साधना की। राजनीति को उन्होंने साधन बनाया और साध्य उन्होंने देश की भक्ति की थी। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य साधना वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ प्राध्यापक, समालोचक, संपादक और हिंदीविद डॉक्टर पीसी टंडन, और वरिष्ठ लेखक, कवि और संपादक श्री आशीष कंधवे। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।